दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉक चैप्टर का आज हमारा 17th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम समझ रहे थे। हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट को एनालाइज किया। हमने इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखी फोर्सेस के ऊपर एंड टॉर्क्स के ऊपर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे ट्रसेस के ऊपर। कई बार आपने देखा होगा कि हम ब्रिज बनाते हैं या हम रूफ टॉप बनाते हैं, या जैसे आपने हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी अपने खेतों में जो जाती है, तो उसमें जो उसका पोल लगा होता है, तो उसको बनाने के लिए हमें ट्रसेस का इस्तेमाल करना होता है। अब यहां पे जो मैंने वर्ड यूज किया है ट्रस, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कैसे समझाऊं इसको मैं इस तरह से बता सकता हूं कि ट्रस उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें हम स्लिम मेंबर को एंड पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। मेंबर का मतलब रोड आप समझ सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो जरा देखिए, ये एक ट्रस है, इसको हम ट्रस बोलेंगे। आप देख सकते हो ये एक मेंबर हो गया, ये दूसरा मेंबर हो गया, ये तीसरा मेंबर हो गया, और इनको हमने एंड पॉइंट से कनेक्ट कर रखा है, तो इसको हम ट्रस बोलेंगे। ये एक ट्रस है, ठीक है। तो अब ऐसे ही जैसे अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे स्नोफॉल होती है, जैसे कि आप कश्मीर में रहते हो या आप हिमाचल चले जाते हो जहां पे स्नोफॉल होती है, तो वहां पे जो घरों के टॉप बनाए जाते हैं, जो रूफ टॉप्स होती हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमें ट्रस बनाने पड़ते हैं। मैं एक अगर सिंपल आपको 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल अगर मैं डायग्राम दिखाऊं ट्रस का, तो कुछ इस तरह का होता है। जरा देखिए, ये हमारा एक ट्रस है। मतलब आप ये सोचिए कि आपका जो रूफ टॉप है उसमें जो सपोर्ट लगा रहे हो आप, उसकी मैं एक साइड को दिखा रहा हूं, ठीक है। ये एंड पॉइंट्स हो गए, ये एक मेंबर हो गया, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, एंड पॉइंट्स, और बीच में हमने कुछ और भी ऐसे लगा रखे हैं। इनको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो इस स्ट्रक्चर को हम ट्रस बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये एक साइड दिखाई है मैंने। जब आप घर बनाते हो तो घर की छत जो है वो इस तरह की होती है ना, तिरछी सी छत बनाते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि उनको स्नो जो है वो नीचे की तरफ आनी चाहिए, नहीं तो स्नो इकट्ठी हो जाती है और वो उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है आपकी घर पे। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो ये जो रूफ टॉप है इसमें ट्रस बनाए जाते हैं। तो इसमें जगह जगह ऐसे ट्रस बनाए जाते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक दिखाया है। ऐसे ही जब आप ब्रिज बनाते हो तो ब्रिज में भी क्या होता है, जरा देखिए, इस तरह से आप जो है ब्रिज को बनाते हो। जरा देखिए, ये उसके नीचे वाली हमने लेयर बना दी है ब्रिज की। तो मैं एक साइड को दिखा रहा हूं आपको। एक साइड में जब आप ब्रिज को बनाते हो तो इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। इस तरह का आप जो है ना स्ट्रक्चर बनाते हो ब्रिज में। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आप कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। ऐसे मतलब डिफरेंट कनेक्शन होते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ एक ट्रस बन गया ये एक, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे ज्वाइंट कर रखे हैं आपने, ये जो है ये एक ट्रस बन गया है, ठीक है। ये एक वॉल खड़ी कर दी है मैंने ब्रिज के ऊपर। तो आपने इस तरह का देखा होगा, ऐसी वॉल पीछे की तरफ भी होती है, ठीक है। इस तरह के ब्रिजेस आपने देखे होंगे। जब आप ट्रैवल करते हो तो जगह जगह पुल बने होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के। अब ऐसे स्ट्रक्चर में दिक्कत क्या आती है, ऐसे स्ट्रक्चर में जब इस पे हम लोड डालते हैं, जब इसके ऊपर लोड पड़ता है, तो ये जो मेंबर लगे हुए हैं, जो आयरन मेंबर या आयरन रोड लगी हुई हैं, इनमें फोर्सेस आ जाते हैं। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो कंप्रेशन फील करते हैं और कुछ इलोंगेशन फील करते हैं। मतलब कुछ मेंबर्स के अंदर टेंशन आती है और कुछ मेंबर के अंदर कंप्रेशन फील होता है। तो हमें वही निकालना है। अगर ये स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है तो कितना टेंशन होगी किसी मेंबर में या कितना कंप्रेशन होगा, ये सब कैलकुलेट करना है। तो अगेन ये जो सिचुएशन है ये भी आपकी एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। तो अब इसके लिए हमें कुछ बेसिक मेथड्स लगाने होंगे जिनसे हम ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें कि इनके अंदर जो फोर्सेस होंगे उनको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो जरा देखिए, मैं सबसे पहले एक सिंपल ट्रस ले रहा हूं और वहां से शुरुआत करता हूं। धीरे धीरे हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास एक सिंपल ट्रस है और वो कुछ इस तरह का है दोस्तों। यहां से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल ट्रस है। इस तरह का मान लीजिए हमने कुछ मेंबर कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। यहां पे हमने एक रोलर लगा दिया है नीचे, ये सरफेस।
ठीक है जी, इस तरह का कुछ सिचुएशन है। और यहां पे एक रोड और लगी हुई है अभी ऐसे। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक सिंपल ट्रस बन गया है ये। और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं मैं 400 न्यूटन का, और ये एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री। आपको बताना है इन डिफरेंट जो ये मेंबर लगे हुए हैं इनके अंदर फोर्स ऑफ कंप्रेशन या इलोंगेशन किस में होगा, कौन सा इलोंगेट होगा, मतलब किसके अंदर टेंशन आएगी और किसके अंदर कंप्रेशन होगा, कौन सा मेंबर कंप्रेस होगा, ये आपको बताना है। इनके अंदर वाले फोर्सेस बताने हैं। तो देखा जाए तो यहां पे इनके अंदर जो फोर्स डेवलप होंगे वो तो इंटरनल फोर्स बनेंगे भाई। तो इंटरनल फोर्स को कैसे कैलकुलेट करें, सवाल यहां पे ये बन जाता है। इनडायरेक्टली मैं आपसे इंटरनल फोर्सेस पूछ रहा हूं, अब उनको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अच्छा, दूसरा मैं ये भी पूछ सकता था कि बताओ रिएक्शन फोर्सेस कहां पे कितने आएंगे, तो खासकर ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली यहां पे मुझे और यहां पे रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू भी अगर कोई पूछ ले तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक डिफरेंट मेथड अप्लाई करना होगा। जरा देखते हैं वो क्या मेथड है। यहां पे एक्सटर्नल फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है 400 न्यूटन का। अगर मैं एक बार इस पूरे ट्रस को, जो ये सिंपल ट्रस बना हुआ है, इसको मैं एक होल पिक्चर ले लूं, मैं मान लूं कि पूरी एक रिजिड बॉडी है, तो उसके ऊपर ये एक सपोर्ट लगा हुआ है, एक ये सपोर्ट लगा हुआ है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे वो यहां पे और लगेंगे, रिएक्शन फोर्सेस। मैं मान के चलाऊं ये इक्विलिब्रियम में है। तो रिएक्शन फोर्स अगर आप दिखाओगे तो आप एक बार इनके इंटरनल फोर्सेस को छोड़ दो, इनके अंदर इलोंगेशन या जो कंप्रेशन आ रखा है मेंबर के अंदर उसको एक बार भूल जाओ, आप सिर्फ रिएक्शन फोर्सेस को देखो। तो यहां पे रिएक्शन फोर्स जो है वो केवल ऊपर की तरफ आएगा। आप जानते हो ये जो सपोर्ट है, इस तरह का जो रोलर वाला सपोर्ट होता है, उसमें रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ए पॉइंट बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं और इसको सी बोल देता हूं। तो यहां पे एफ सी फोर्स मेरा जो है ये ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। यहां पे दो रिएक्शन फोर्स आएंगे भाई, ठीक है। एक रिएक्शन फोर्स जो है वो आपका एक्स डायरेक्शन में मान लो और एक आपका वाई डायरेक्शन में मान लो, ठीक है। इसको मैं ए एक्स बोल देता हूं और इसको ए वाई बोल देता हूं। यहां पे दो रिएक्शन फोर्स ये आ गए। मैं क्या मान रहा हूं, मैं पूरे सिंपल ट्रस को, जब ये ट्रस बना हुआ है, इसको एक पूरा रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखा रहा हूं, जो इस रिजिड बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लगे हुए हैं या फिर रिएक्शन फोर्सेस जो भी लगे हुए हैं वो मैं दिखा रहा हूं। रिएक्शन फोर्सेस भी एक काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ही हैं, ठीक है। तो उनको मैं दिखा रहा हूं इस डायग्राम में। और क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहले हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरनल फोर्सेस को एक बार नहीं देखते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए अब इनको कैसे कैलकुलेट करें। अगर मैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन में, ये मैं एक्स डायरेक्शन मान रहा हूं भाई, इधर मेरी एक्स डायरेक्शन है और ऊपर की तरफ मेरी वाई डायरेक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में यहां पे केवल दो ही फोर्स हैं इस पूरे रिजिड बॉडी पे, एक AX है और एक 400 है। तो AX प्लस 400 हैज टू बी 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो AX की वैल्यू होगी -400 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिधर आपने AX दिखाया असल में उसकी उल्टी डायरेक्शन में AX लग रहा होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब आइए AY एंड FC ये कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए मैं इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर देता हूं। इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालोगे तो इन फोर्सेस की वजह से कोई टॉर्क नहीं लगेगा क्योंकि ये तो इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, और ये 2D स्ट्रक्चर है तो 2D में तो बहुत आसान होता है। तो अगर मैं नेट टॉर्क निकालूं इस पॉइंट के अबाउट तो नेट टॉर्क एक तो FC देगा और अच्छा ये जो लेंथ है ये भी दे देता हूं 2 मीटर, ये भी आपकी 2 मीटर है भाई, ठीक है। हाँ तो जरा देखिए अगर मैं इस FC की वजह से टॉर्क निकालूंगा तो क्या बनेगा बताओ। ये R हो गया, ये मेरा FC हो गया, तो R क्रॉस F करोगे तो बाहर की तरफ लगेगा, Z की तरफ आ जाएगा। कितना लगेगा बताओ 2FC। FC की वजह से ये टॉर्क हो गया 2FC बाहर की तरफ। अच्छा ये 400 न्यूटन क्या करेगा, 2R इधर हो गया, F इधर हो गया, तो R क्रॉस F करोगे तो अंदर की तरफ टॉर्क देगा, तो -800 इक्वल टू 0। सही है। तो यहां से FC की वैल्यू क्या आ गई है बताओ। FC की वैल्यू आ गई है 400 न्यूटन। टॉर्क बैलेंस करके हमने FC को निकाल दिया। अब ये FC भी मुझे पता चल चुका है कि 400 न्यूटन का है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं Y डायरेक्शन में नेट फोर्स को 0 कर दूंगा क्योंकि Y डायरेक्शन में एक AY है और एक FC है। पहले FC मुझे पता नहीं था तो इसलिए मैंने टॉर्क की इक्वेशन को पहले लिखा। अब मुझे FC भी पता चल गया है तो मैं क्या करूंगा, अब AY प्लस FC, Y डायरेक्शन में देखो नेट फोर्स क्या है, AY प्लस FC हैज टू बी 0। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब AY की वैल्यू आ गई -400 न्यूटन। इसका मतलब यहां पे जो रिएक्शन फोर्स लगेंगे वो किधर लगेंगे, एक पीछे की तरफ और एक नीचे की तरफ।
ये रिएक्शन फोर्स यहां पे अपने को देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तो समझ आया कि जो भी मेरा ट्रस है अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगे होते हैं, अगर मैं उस ट्रस को पूरा एक रिजिड बॉडी की तरह ले लूं, उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको हम कैसे कैलकुलेट करें। यहां पे मैं रिएक्शन फोर्सेस को भी एक्सटर्नल फोर्स में ही काउंट कर रहा हूं, ठीक है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि ये तो ठीक है, ये एक्सटर्नल तो आपने निकाल दिया, अब इंटरनल कैसे निकालें। अगर ये पूछा हो कि भाई इस मेंबर में कितनी टेंशन होगी या कंप्रेशन होगा, ये आप बताओ, और कितना होगा, कितने न्यूटन का होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए आप एक काम किया करो, आप एक टर्म है उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ ज्वाइंट। मेथड ऑफ ज्वाइंट। अब ये क्या मेथड है? मेथड ऑफ ज्वाइंट क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी आपके ज्वाइंट बने हुए ना यहां पे, अगर पूरा स्ट्रक्चर हमारा इक्विलिब्रियम में है तो ये जो ज्वाइंट होंगे ये भी आपके इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस यहां पे जितने भी फोर्सेस होंगे उनका नेट रिजल्टेंट जीरो आएगा, वो भी ये ज्वाइंट भी आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये समझिए। तो यहां पे जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे वो आपके, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। सिमिलरली यहां पे जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे उनका रिजल्टेंट जीरो होगा, और यहां पे जो भी जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे उन सबका रिजल्टेंट जीरो होगा। आप ज्वाइंट को देखिए, ठीक है, आप इस पूरे रिजिड बॉडी को देखिए ही मत, आप ज्वाइंट को देखिए। अब अगर मैं ज्वाइंट बी की बात करूं, सबसे पहले जैसे बी पे देखते हैं, वैसे सबसे पहले कौन से ज्वाइंट को सोल्व किया जाता है? सबसे पहले उस ज्वाइंट को सोल्व किया जाता है जिस ज्वाइंट पे एटलीस्ट एक नॉन फोर्स हो और दो अननोन फोर्स हो। उस ज्वाइंट को सबसे पहले सोल्व कीजिए, उस ज्वाइंट के ऊपर सबसे पहले इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखिए। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट कहता है कि अगर पूरा ट्रस मेरा इक्विलिब्रियम में है तो उसके जो ज्वाइंट्स हैं वो भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इसका मतलब ज्वाइंट्स के ऊपर भी नेट फोर्स जीरो रहेगा, ठीक है। ये हमारा है मेथड ऑफ ज्वाइंट। अब कौन से ज्वाइंट पे हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखें, कौन से ज्वाइंट को पहले सोल्व किया जाता है, तो उसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि वो ज्वाइंट जिसके ऊपर एटलीस्ट वन फोर्स हमारा नोन हो और दो अननोन हो, उसको आप पहले उठा लो। जैसे कि यहां पे देखिए, यहां पे इस ज्वाइंट पे अगर आप देखें तो इस ज्वाइंट पे एक फोर्स तो इस मेंबर में होगा, एक फोर्स इस मेंबर में होगा। मुझे नहीं पता वो कंप्रेशन है या टेंशन है, बट हो गए ये दो अननोन हो गए जिनको हमें निकालना है, और ये हमारा नोन हो गया। तो इसका मतलब एक नोन हो गया, दो अननोन हो गए, तो इसका मतलब इस ज्वाइंट पे मैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकता हूं। तो एट ज्वाइंट बी, एट ज्वाइंट बी, अगर मैं ज्वाइंट बी पे इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा बी ज्वाइंट है, इसमें एक फोर्स हमारा 400 न्यूटन का यहां पे हो गया। अब जरा देखो, जब मैं इसको आगे की तरफ खींचूंगा तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो मेंबर है ना, इस मेंबर में टेंशन आएगी, ये खींचेगा, और ये मेंबर कंप्रेस होगा, दबेगा, ये वाला मेंबर दबेगा, ये कंप्रेस होगा मेंबर, और ये खिंचाव महसूस करेगा। तो अब जरा सोचिए, अगर ये जो मेंबर है, अगर इसके अंदर टेंशन है, इसमें खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल मेंबर में, तो इस ज्वाइंट को इस ज्वाइंट पे क्या करेगा, इस ज्वाइंट पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। अगर इसके अंदर टेंशन है, इसमें खिंचाव महसूस हो रहा है, तो आप खुद सोचिए, ये हिस्सा ऐसे खींच रहा है, तो जो ज्वाइंट है उनको क्या करेगा, ये अंदर की तरफ खींचेगा। इसका मतलब इस ज्वाइंट पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, अगर इस मेंबर में टेंशन है तो, ठीक है। तो इस ज्वाइंट पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इसको मैं FAB बोल देता हूं, ठीक है भाई, ये हमारा FAB होगा नीचे की तरफ। अब इस मेंबर को मैं कंप्रेशन बोल रहा हूं, हालांकि अगर कंप्रेशन ना हुआ, नेगेटिव फोर्स आ गया, सोचिए ये FAB नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आपने इसको कैसे माना था, आपने इसको टेंशन की तरह माना था, तभी तो नीचे दिखाया था। अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब एक्चुअल में यहां पे टेंशन नहीं हो रही, यहां पे कंप्रेशन हो रही है। क्योंकि जब कंप्रेशन होता है, जैसे कि इसको अगर आप कंप्रेस करोगे इस मेंबर को, तो रिएक्शन फोर्स किधर देगा, ये वापस देगा इसको। इसका मतलब इस ज्वाइंट पे अगर ये कंप्रेस हो रहा है तो इस ज्वाइंट बी पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, और इसको हम बोलेंगे FBC। FBC। तो समझिए कि कंप्रेशन फोर्स को ज्वाइंट पे कैसे दिखाया जाता है और टेंशन को कैसे दिखाया जाता है। टेंशन फोर्स है तो उससे अवे दिखाओ, कंप्रेशन है तब भी अवे ही है, बट आप समझिए वो अवे मतलब इसको मैंने देखा जाए तो ये भी अवे है, ये भी अवे है, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये समझिए कि ये जो टेंशन है ना, टेंशन का मतलब बढ़ना, इलोंगेट करना उसको, तब टेंशन आती है ना। तो अगर मैं इलोंगेट कर रहा हूं, अगर कोई मेंबर इलोंगेट हो रहा है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसकी टेंडेंसी होगी कि उसके जो एंड पॉइंट है उनको अंदर की तरफ खींचे, टेंशन को अपोज करे। तो इसका मतलब इस ज्वाइंट पे ये अंदर की तरफ खींचने का मतलब नीचे की तरफ लगे। अगर ये जो मेंबर है ये कंप्रेस हो रहा है, सोचिए
किसी चीज को कंप्रेस करोगे तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? जैसे यही ले लो, ये रोड ले लो, जैसे इसको अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो इस रोड की टेंडेंसी क्या होगी? मेरे हाथों पे बाहर की तरफ फोर्स लगाए, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहां पे क्या होगा? यहां पे अगर इस मेंबर को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो यहां पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये मेरा कंप्रेशन फोर्स है, ये मेरा टेंशन फोर्स है, ध्यान रखिएगा। अगर ये नेगेटिव आ गए तो जिसको आपने टेंशन बोला है उसको कंप्रेशन बोल दो, जिसको कंप्रेशन बोला है उसको टेंशन बोल दो। अगर ये भी नेगेटिव है, सोचिए ये नेगेटिव आ गया तो इसको तो हमने कंप्रेशन माना हुआ है, तो और कंप्रेशन अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब उसको फिर टेंशन बोलो, और अगर पॉजिटिव आ गया तो कंप्रेशन ही रहेगा। तो चलिए जरा देखते हैं इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस मेंबर के अंदर कैसा फोर्स होगा और इस मेंबर के अंदर कौन सा फोर्स होगा और कितना होगा। तो उसके लिए अगेन इस बी जॉइंट पे मुझे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम? आप क्या करोगे बताओ? आप इसको 45 एंगल है तो आप क्या लिखोगे बताइए? अगर मैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखूं तो एफ बी सी cos 45 बाई रूट टू, दिस हैज टू बी 400, ठीक है। तो यहां से एफ बी सी की वैल्यू क्या आ गई? एफ बी सी जो आ गया वो आ गया 400√2, ठीक है। ये मेरे पास एफ बी सी आ गया। तो अगर एफ बी सी 400√2 आ गया तो इधर की तरफ इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो 400 बनेगा। तो एफ ए बी जो बनेगा, यहां से आप एफ ए बी को निकाल सकते हो, वो 400 न्यूटन ही आएगा। एफ ए बी मेरा 400 न्यूटन ही आएगा। दोनों ही पॉजिटिव आ गए, एफ बी सी भी पॉजिटिव आ गया और एफ ए बी भी पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब जो आपका जम्पशन था वो बिल्कुल सही है। ये आपका टेंशन फोर्स होगा इसमें और इसमें कंप्रेशन फोर्स होगा। वैसे भी आप ये मैंने ऐसा कैसे अज्यूम कर लिया भाई? आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, एक लॉजिक लगाओ। अगर आप इसको इधर खींचोगे तो इसमें तो दबाव आएगा और इसमें खिंचाव आएगा, ठीक है। ये कंप्रेस होगा, ये इलोंगेट होने की टेंडेंसी दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ऐसे मान के इनको लेके चले थे, लेकिन फिर दिखाओगे कैसे इस जॉइंट बी पे वो भी आप देखिए। डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के सोल्व कर सकते हो। इन दोनों मेंबर का हमें पता चल गया है। अब सवाल उठता है इस मेंबर में क्या होगा, नीचे वाली जो रोड है उसमें क्या होगा। तो उसमें आप टेंशन से शुरू कर सकते हो। हमें नहीं पता इसमें कंप्रेशन होगा या इलोंगेशन होगा, मुझे नहीं पता। तो इसको आप टेंशन की तरह अज्यूम कर सकते हो कि मान लो कि इसके अंदर खिंचाव हो रहा है, ये रोड जो है वो खिंच रही है। तो इस सी पॉइंट पे क्या होगा आप बताओ? सी पॉइंट पे इसका मतलब ये अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी ये मेंबर इस सी पॉइंट को। तो अगर मैं सी पॉइंट पे अगर मैं दिखाऊं एट जॉइंट सी, देखिए अब एट जॉइंट सी, अगर सी पे दिखाऊं, सी जॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो सी जॉइंट पे अगर आप देखोगे तो एक फोर्स तो हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, 400 न्यूटन। अब जरा देखो यहां पे हमारा कंप्रेशन आया था, ठीक है, ये कंप्रेस हो रही थी। कंप्रेस अगर हो रही है तो इसका मतलब सी पॉइंट पे इसको इधर की तरफ फोर्स लगाई गया है मेंबर, क्योंकि मेंबर को आप कंप्रेस कर रहे हो तो ये मेंबर इस सी पॉइंट को अवे लगाएगा इधर। तो इसका मतलब इस सी पॉइंट पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और ये जो फोर्स होगा वो ये एफ बी सी जो आपने यहां पे निकाला वही फोर्स होगा। एफ बी सी इस यहां इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, क्योंकि आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो वापस उसी शेप में आना चाह रहा है ये, इसलिए अवे लगाएगा। तो यहाँ पे एफ बी सी आ गया और एफ बी सी ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं 400√2, सही है जी। अब यहां पे देखिए एफ ए सी। अब एफ ए सी में क्या मान रहा हूं जरा देखो, मैं मान रहा हूं कि इसके अंदर टेंशन आई है। टेंशन का मतलब इसमें खिंचाव आ रहा है। तो अगर ये खिंचाव आ रहा है इसमें, मतलब ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है ए पॉइंट, तो ये रोड क्या करेगी, मेंबर इस सी पॉइंट को क्या करेगा, सी पॉइंट को पीछे की तरफ खींचेगा, फिर वापस ओपोज करेगा खिंचाव को। तो इसका मतलब इधर आपको दिखाना पड़ेगा, ये हो गया एफ ए सी। मैं एफ ए सी को टेंशन फोर्स मान के चल रहा हूं। मैं मान के चला हूं कि ये टेंशन फोर्स है, खिंचाव वाला है। हालांकि अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब फिर वो कंप्रेशन फोर्स होगा, ठीक है। तो चलिए जरा मैं इसको एक बार टेंशन मान लेता हूं और उसके बाद इसको जरा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखोगे तो आप जरा देख सकते हो कि 45 डिग्री है, तो वाई डायरेक्शन में तो अपने आप बैलेंस हो गया। 400√2 साइन 45 करोगे तो 400 ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 400 न्यूटन, इस तरफ 400 न्यूटन आएगा। तो ये भी अपने आप क्या बन जाएगा, ये भी आपका 400 न्यूटन पॉजिटिव ही आ गया। पॉजिटिव आ गया का मतलब क्या है, इसका मतलब जो हमने पहले अजम्पशन लिया था कि ये टेंशन में है ये मेंबर, तो इसका मतलब वो अजम्पशन हमारा सही था। ये मेंबर एक्चुअल में टेंशन में है, ठीक है। इसमें खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है तो क्या कर रहा है बताओ, ये यहां पे उल्टा इधर लगाएगा और यहां पे इधर लगाएगा, ठीक है। तो सी पॉइंट पे हमने इधर की तरफ फोर्स निकाला है और वो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब यहां पे 400 न्यूटन का खिंचाव महसूस करेगा। तो आप इस तरह से ये देख सकते हो कि ये 400 है। अगर मैं यहां पे 400 लगा रहा हूं तो इसके अंदर भी 400 का न्यूटन का फोर्स आ रहा है, इसके अंदर भी 400 का आ रहा है, बट इसके अंदर 400 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और वो कंप्रेशन हो रहा है इसमें टेंशन है, इसमें टेंशन है, इसमें कंप्रेशन है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए। मेरे हिसाब से आपको ये, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब
अगर मुझे ये प्रूव करना हो कि मैंने जो बात बताई है ये सही है या नहीं है, कि इसके अंदर खिंचाव आएगा, इसके अंदर भी खिंचाव आएगा, और यहां पे जो है यहां पे आपका इसके अंदर कंप्रेशन होगा, इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे हम इसको देख सकें? तरीके तो हैं, ठीक है, मैं आपको इवन एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा इसके ऊपर, बट पहले आप एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग बना लो अच्छे से। एक बार थोड़ा सा इस एपिसोड में एटलीस्ट हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, उसके बाद जो है अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपको ये इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे कंप्रेशन एंड टेंशन जो हमने कैलकुलेट किया है वो एक्चुअल में बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उसको फिर हम अगले एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल जो है आप इस तरह से चीजों को लेके चलिए, ठीक है। अब जरा देखिए, तो हमने यहां पे इनके अंदर वाले फोर्सेस को निकाल लिया है। असल में वो इंटरनल फोर्सेस थे, लेकिन कैसे उनको निकालेंगे उसके लिए हमने लगाया है मेथड ऑफ ज्वाइंट। अब आप बोलोगे सर आपने ज्वाइंट ए पे तो नहीं देखा। अगर मैं ज्वाइंट ए की बात करूंगा ना, अगर मैं ज्वाइंट ए की बात करूंगा तो ज्वाइंट ए पे तो हमने सारे फोर्सेस ऑलरेडी निकाल लिए हैं। रिएक्शन फोर्स तो पहले ही आ गए थे। ये जो AX था असल में इधर नहीं था, ये इधर था 400 न्यूटन का, ठीक है। AX फोर्स कहां पे था बताओ, ये रहा 400, -400 आया था इधर, इसका मतलब इधर आप 400 दिखा दो, ठीक है। फिर आप AY भी नेगेटिव आया था, इसका मतलब आपने ऊपर दिखा रखा, तो AY नीचे की तरफ होगा। यहां पे ये तो हमारे रिएक्शन फोर्सेस थे। अब इस रोड के अंदर FAB बनेगा ना, और FAB हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। FAB की वैल्यू 400 न्यूटन है और हमने इसमें टेंशन मानी थी, तभी तो इसको यहां पे नीचे की तरफ दिखाया था FAB को। तो यहां पे वही FAB ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि इसके अंदर रोड के अंदर खिंचाव है तो ये इन दोनों पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगा, सो दैट ये ओरिजिनल शेप में बना रहे। तो इसका मतलब इस A पॉइंट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा 400 का, और आप देख सकते हो ये बैलेंस कर रहा है। दूसरी बात, यहां पे ये जो मेंबर है ये इसको फिर इधर खींचेगा, सो दैट इक्विलिब्रियम में बना रहे ना ये जॉइंट भी, तो यहां पे फिर इधर खींचेगा ये इसको। और ये अगर मेंबर इस पॉइंट को इधर खींच रहा है, इसका मतलब ये जो जॉइंट है ये इस मेंबर को इधर खींच रहा है, इसका मतलब इसके अंदर टेंशन है, ठीक है। आप इस तरह से भी सोच सकते हो। तो और आप देख भी सकते हो इसके अंदर हमने ऑलरेडी टेंशन निकाल रखी है। वो टेंशन जो है हमारे पास 400 न्यूटन आई है, इधर वाले जॉइंट से हमने निकाल ली थी, तो वही 400 अब इस पॉइंट को इधर से खींचेगी, ठीक है। तो यहां पे ये 400 आ जाएगा, तो ये पॉइंट भी आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो कोई भी 2 पॉइंट से हमने सारे फोर्सेस को कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है पूरी रिजिड बॉडी को आपको इकट्ठा मान के पहले एक्सटर्नल फोर्सेस को निकालना है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के। उसमें फोर्स की इक्वेशन भी बनेगी, टॉर्क की इक्वेशन भी बनेगी, और उसके बाद जब आपके एक्सटर्नल फोर्स एक बार आ जाए, उसके बाद फिर आप इंटरनल फोर्सेस पे आओगे, फिर आप ज्वाइंट्स पे आओगे, और सबसे पहले वो ज्वाइंट पिक करो जिस ज्वाइंट पे एक एटलीस्ट एक नोन फोर्स हो और 2 अननोन हो। 2 से ज्यादा अननोन हो गए तो भी आप वैसे तो कैलकुलेट कर पाओगे, बट 2 से ज्यादा अननोन को अवॉइड करें, 2 अननोन वालों को ही उठाओ। 2 से ज्यादा अननोन वालों को एकदम से आप सोल्व नहीं कर पाओगे, उससे पहले वो ज्वाइंट सोल्व करो जिन ज्वाइंट्स पे केवल 2 अननोन हो और एक नोन फोर्स हो। एटलीस्ट 2 नोन फोर्स हुए तो बहुत अच्छी बात है, बट 2 से ज्यादा अननोन नहीं होने चाहिए, ठीक है। 2 से ज्यादा अननोन हो गए तो उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद आज का जो एपिसोड है उसको हम खत्म करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। आपको रिएक्शन फोर्सेस को दिखाने के लिए सपोर्ट को देखना होगा कि सपोर्ट किस तरह का लगा है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको जरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक ऐसा ट्रस बना हुआ है, ये बेसिकली एक ही लेवल पे है भाई, थोड़ा सा चलो यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने फिक्स कर रखा है, ये हमारे यहाँ पे फिक्स्ड है, और यहाँ पे हमने एक रोलर लगा रखा है इसके नीचे। इसके नीचे रोलर लगा हुआ है, ठीक है जी। अब जरा देखिए, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री का, और ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ये है 45 डिग्री का, ठीक है।
और ये जो लेंथ है, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो ये जो लेंथ है ये 2 मीटर है, और यहां से ये जो लेंथ है ये भी आपकी 2 मीटर है, और ये अगेन 45 डिग्री है, और ये जो है ये 30 डिग्री है। ठीक है। अच्छा, आपको यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा दिया है 3000 न्यूटन का, 3000 न्यूटन का हमने यहां पे एक फोर्स लगा रखा है। सवाल यहां पे ये है कि जितने भी मेंबर हैं सबके अंदर आपको बताना है किस मेंबर में कंप्रेशन है, किस में टेंशन है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। ये जो मेंबर लगे हुए हैं ना इस ट्रस के अंदर, उनमें आपको कंप्रेशन या इलोंगेशन किस में है ये आपको बताना है, और कितना अमाउंट का है, मतलब उसकी वैल्यू भी बतानी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले नामकरण कर देते हैं। ये मैं ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इस पॉइंट को सी बोल देता हूं, और इस पॉइंट को डी बोल देता हूं। ठीक है, इस तरह से लेके चलते हैं भाई। अब जरा देखिए, अगर मैं इक्वेशन, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे को एक रिजिड बॉडी की तरह मानेंगे, रिएक्शन फोर्सेस को दिखाएंगे और पहले रिएक्शन फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे जो रिएक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि यहां पे रोलर लगे हैं तो रिएक्शन फोर्स यहां पे FC ऊपर की तरफ लगेगा। यहां पे जो रिएक्शन फोर्सेस लगे हैं इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे, वो मैं इधर दिखा रहा हूं। इसको मैं असल में X इधर मान रहा हूं मैं, और Y इधर ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि यहां पे रिएक्शन फोर्स AX मेरा इधर है और इधर मेरा AY फोर्स है। ये मैंने रिएक्शन फोर्स माना। कैसे भी मान सकते हो आप, जरूर नहीं था AY को इधर मानते हैं आप, AY को नीचे भी मान सकते हो। ठीक है, AY को चलो मैं नीचे ले लेता हूं। पिछले में क्योंकि नीचे आया था ना, तो इस बार मैं इसको नीचे ही मान के ले लेता हूं, क्या पता पॉजिटिव आ जाए। नेगेटिव आएगा तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऊपर की तरफ दिखा देंगे फिर उसको। ठीक है, ये सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने इंटरनल फोर्सेस पे मैं आया ही नहीं हूं। सबसे पहला कदम क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस को कैलकुलेट करना, रिएक्शन फोर्सेस को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अब यहां पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे भाई, और तो कोई फोर्स है नहीं इसके ऊपर एक्सटर्नल। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखूं तो मैं बोलूंगा कि भाई 3000 माइनस AX इक्वल टू 0। यहां से AX की वैल्यू जो आएगी वो 3000 न्यूटन आ जाएगी। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, आपने डायरेक्शन भी सही दिखाई थी इसकी। ठीक है, अब आइए Y डायरेक्शन में। AY को कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले FC चाहिए, क्योंकि AY में 2 अननोन है, FC भी अननोन है, AY भी अननोन है। तो मैं काम करता हूं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिख देता हूं, और टॉर्क बैलेंस, टॉर्क को 0 कर देता हूं भाई, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट 0 होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट निकाल लेता हूं टॉर्क। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने का फायदा यह है कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो AY और AX की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो एक अननोन गायब हो गया ना यहां से। तो अब आप बताओ, यहां से FC की वजह से जो टॉर्क आएगा वो आपका बनेगा, ये 4 मीटर है, 4FC। ठीक है, आप देख सकते हो 4 इंटू FC करोगे तो बाहर की तरफ टॉर्क आएगा 4FC। और ये जो है 3000, ये आपका 2 मीटर ऊपर है। तो अगर 2 मीटर ऊपर है ये, तो ये नेगेटिव टॉर्क देगा आपका -6000 इज इक्वल टू 0। तो यहां से FC की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1500 न्यूटन। तो ये मेरे पास बन गया 1500 न्यूटन, और बिल्कुल सही डायरेक्शन भी आपने दिखाई है। और अगर ये 1500 है तो फिर ये भी 1500 होना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपने बिल्कुल सही दिखाया, डाउनवर्ड 1500 न्यूटन। अगर ये अपवर्ड है तो डाउनवर्ड, इक्विलिब्रियम में बराबर होने चाहिए ना भाई, फोर्स नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या किया, सारे जो रिएक्शन फोर्सेस थे सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटरनल फोर्सेस को निकालेंगे। लेकिन इंटरनल फोर्सेस को निकालोगे कैसे, कौन से ज्वाइंट पे सबसे पहले सोल्व करोगे? तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, अगर मैं ये ज्वाइंट उठाता हूं, इस ज्वाइंट पे देखो 3 अननोन है, 1 2 और 3 के इंटरनल फोर्सेस बनेंगे, 3 अननोन है। तो 3 अननोन है तो फिर सोल्व करने में मुझे दिक्कत आएगी। या फिर मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इस ज्वाइंट को उठा सकता हूं। तो क्यों ना सबसे पहले इस ज्वाइंट को उठाएं, डी ज्वाइंट को उठाएं, क्योंकि यहां पे देखा जाए तो कोई नोन नहीं है, 3 अननोन ही है यहां पे भी। तो ऐसा कोई ज्वाइंट है ही नहीं जहां पे 2 अननोन हो और 1 नोन हो, या 1 से ज्यादा नोन हो, ऐसे है ना। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये वाला ज्वाइंट देखो, इस ज्वाइंट पे 1 नोन है, 2 अननोन है। तो पहले ये उठाओ ना यार, क्या कर रहे हो, इसको क्यों उठा रहे हो? ठीक है, ऐसे ही इसको भी उठा सकते हो आप। इसमें देखो 2 नोन है और 2 अननोन है, 2 अननोन होने चाहिए बस, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यहां पे 2 से ज्यादा अननोन है, यहां पे भी 2 से ज्यादा अननोन है। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट को एक बार सेकंड प्रायोरिटी पे रखो, पहले आप सी पॉइंट को लिखो। ठीक है, तो एट पॉइंट सी, एट ज्वाइंट सी, ज्वाइंट सी पे देखते हैं सबसे पहले। तो ज्वाइंट सी पे अगर आप देखोगे तो इस ज्वाइंट पे
एक फोर्स तो मेरा ऊपर की तरफ लग गया, कितना है बताओ, 1500 न्यूटन का। अब यहां पे देखो, इसके अंदर मैं कंप्रेशन ले रहा हूं, मैं मान के चला हूं, ऐसे रैंडम मानना है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये जो मेंबर है ये कंप्रेस हो रहा है। अगर ये मेंबर कंप्रेस हो रहा है, इसका क्या मतलब है? अगर ये मेंबर कंप्रेस हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि इसको दबाव महसूस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये उल्टा फोर्स लगाएगा, इसको इधर और इसको इधर। तो इसका मतलब सी पॉइंट पे अगर मुझे फोर्स दिखाना होगा तो मुझे ऐसे दिखाना होगा, ये होगा FBC। और एंगल क्या बनेगा इसका हॉरिजॉन्टल के साथ? FBC जो है 45 डिग्री पे इस हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहां पे ये जो आएगा ये भी 45 बनेगा नीचे वाला, तो इसका मतलब ये 45 बनेगा। ठीक है भाई, ये मैंने FBC दिखा दिया। अब आइए यहां पे इस पे मैं टेंशन मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये मेंबर इलोंगेट हो रहा है, इसमें खिंचाव आ रहा है। अगर इसमें खिंचाव आ रहा है तो इसको ये इस तरफ खींचेगा और इसको ये इस तरफ खींचेगा, सो दैट ये वापस नॉर्मल शेप में आ सके, क्योंकि ये बीच वाला ये वाला जो मेंबर है ये खिंचाव महसूस कर रहा है, तो दोनों तरफ से अंदर की तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब सी पॉइंट पे ये जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे ऐसे फोर्स आएगा, ये आपका 30 डिग्री पे एक फोर्स आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? FCD। CD बोल दो, DC बोल दो, एक ही बात है। ठीक है भाई, तो यहां पे सी पॉइंट पे, सी जॉइंट पे यही मेरे फोर्सेज है, बस सारे मैंने दिखा दिए। अब इक्वेशन लिखनी है मुझे, इक्विलिब्रियम में दिखाना है इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y डायरेक्शन में देखते हैं और x डायरेक्शन में देखेंगे फिर। तो चलिए पहले x डायरेक्शन में देख लेते हैं। तो यहां से FBC cos 45 करोगे तो FBC बाई √2 हो गया, इज इक्वल टू यहां पे FCD cos 30 करो, cos 30 इज √3/2। सही है, तो यहां से एक रिलेशन आ गई FBC और FCD के बीच, और वो आ गई है FCD √3/2। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई है FBC एंड FCD के बीच। ठीक है, नेक्स्ट आइए वर्टिकल। वर्टिकल में अगर आप देखोगे तो वर्टिकल में हमें लिखना है 1500 प्लस FCD sin 30, तो FCD/2, ठीक है, बराबर के इधर क्या आ गया, FBC बाई √2। सही है भाई। अब यहां पे हम क्या करेंगे, FBC को ये पुट कर देंगे, तो जरा देखिए ये बन जाएगा 1500 प्लस FCD/2 इज इक्वल टू FCD √3/2, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से FCD की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो FCD क्या आ गया बताओ, इट कम्स आउट टू बी, इसको इधर ले जाओ ना भाई, तो ये बन जाएगा 1500, बल्कि 3000 हो जाएगा, 2 को इधर लाओगे ना, तो जरा देखना भाई मैं सही लिख रहा हूं क्या, 3000 अपॉन √3 - 1। ठीक है, एक बार जरा देख लीजिए, 3000 और √3 - 1, ये बन गया मेरा FCD। मतलब इस मेंबर के अंदर हमारे पास फोर्स निकाल दिया हमने, और ये पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया आने का मतलब क्या है, इसका मतलब हमने इसको कैसा माना था, इसको हमने टेंशन वाला माना था। हम मान रहे थे कि इसके अंदर खिंचाव आ रहा है, तभी तो इसको इधर खींच रहा था और इसको इधर खींचेगा, और ये पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब सही, हमारा हमने सही अजम्पशन लिया था। ठीक है, अब आइए FCD अगर आ गया तो FBC भी आ जाएगा। तो FBC क्या आएगा बताओ जरा, FBC जो बनेगा वो इसको √3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3000 अपॉन √3 - 1 इंटू √3/2, रूट के अंदर ये पूरा ही। ठीक है भाई, तो ये आप और मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये फोर्स, ये भी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इसमें कंप्रेशन हम मान के चले थे, वो कंप्रेशन ही होगा, वो बिल्कुल सही है। अब जरा देखिए, जब आपको ये और ये दोनों फोर्स पता चल गए, अब आप यहां पे आ जाओ, या यहां पे भी कर सकते हो आप। ठीक है, इस जगह पे भी आप इक्वेशन ऑफ फोर्स लिख दो, या इस जगह लिख दो। इस D पॉइंट पे देखते हैं, एट जॉइंट D पे अगर हम देखें तो D पे जरा देखिए, एक फोर्स जो है वो आपका यहां पे, इसको हम क्या माने, इस मेंबर को, इस मेंबर को हम मान लेते हैं कि भाई ये जो मेंबर है ये हमारा में भी इसमें टेंशन आ रही है, सोचिए खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है तो ये अपनी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा ना, खिंचाव आ रहा है तो क्या करेगा, इस D पॉइंट को अंदर की तरफ खींचेगा, B पॉइंट को अंदर की तरफ खींचेगा, सो दैट ये वापस नॉर्मल उसमें आ सके। तो इस D पॉइंट पे ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स। ठीक है, इसको मैं FBD बोल देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आइए यहां पे, ये तो खिंचाव में आ ही रहा था, टेंशन में था, हमने पहले लिया था, टेंशन में तो इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इसका मतलब इस D पॉइंट पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे होगा, और इसकी वैल्यू अपने को पता है भाई, FCD या FCD बोला था हमने, इसको FCD बोल देता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए यहां पे,
यहां पे मुझे नहीं पता कौन सा फोर्स होगा, तो मैं इसको खिंचाव वाला ही मान लेता हूं कि इसमें टेंशन आ रही है। टेंशन मतलब इसकी लेंथ बढ़ने की तरफ जा रहा है, तो बढ़ने की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल शेप में आने की कोशिश करेगा, मतलब इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इसका मतलब यहां पे इधर की तरफ आएगा फोर्स। और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, एफ। इस पॉइंट को क्या बोला, ए बोला ना, एफ ए डी। एफ ए डी, ये फोर्स हमारा इस तरफ आ गया, ठीक है भाई। और ये भी 45 डिग्री का एंगल है। अब जरा देखो, अगर आप चाहते हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन दोनों के कैंसिल कर जाए, इसका तो हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, तो इसका मतलब जो ये फोर्स होगा उतना ही ये भी फोर्स होगा, तो एफ ए डी की वैल्यू जो आएगी वो इसके बराबर ही होगी। और ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, देखो इसका मतलब इसमें अगर टेंशन है तो इसमें भी टेंशन आएगी, ठीक है, दोनों में ही टेंशन आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अब जाइए, अब जरा देखो तो वर्टिकल क्या बनेगा फिर, वर्टिकल बनेगा इनका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ना, इसका और इसका, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो एफ बी डी आ जाएगा। इसका मतलब एफ बी डी, और एफ बी डी को हमने क्या माना हुआ है बताओ, एफ बी डी को हमने टेंशन वाला ही माना हुआ है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, देखना अब आप, तो वो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ सी डी कोस 45, सॉरी साइन 45, ये 45 डिग्री बनेगा ना भाई, तो एफ सी डी साइन 45, साइन 45 इज √1/√2, ठीक है। एफ सी डी क्या है, एफ सी डी की वैल्यू ये है 3000 अपॉन √3 - 1, ठीक है भाई। इस तरह से आप एफ बी डी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये भी आपका, और ये भी टेंशन होगा, इसमें भी टेंशन होगा, इसमें भी टेंशन होगा, इसमें कंप्रेशन होगा। अब आइए यहां पे, या यहां पे भी आ सकते हो आप, क्योंकि ये भी आपका नोन हो गया, ये वाला मेंबर का भी नोन हो गया, एक अननोन बचा है बस यहाँ पे। तो यहां पे भी आप इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिख के आप सोल्व कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ए बी मेंबर है हमारा, उस ए बी मेंबर में फोर्स जो है वो किस तरह का आएगा, फोर्स कंप्रेशन का आएगा कि आपका टेंशन फोर्स होगा, और कितना होगा ये आप खुद कैलकुलेट करो। जब आप यहां पे कैलकुलेट कर लोगे ना, यहां पे लगा लोगे, तो फिर यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही तो अननोन बचा है बस ये। तो उसके लिए चाहे तो आप यहां पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखो या बी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखो। तो मुझे उम्मीद है अब आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों, उसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।